सो yesterday we have started discussion about new topic that is gravitation और उसमें हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, देन व्हाट इज मीन बाय मास, देन ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या, और उस ग्रेविटेशन फील्ड में अगर कोई अदर मास इंटर कर रहा है तो वो कैसे इंटरेक्ट होगा। उसके बाद में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड एट द एंड जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन, उसके बाद में स्क्वायर की कंडीशन एंड डिस्टेंस जहां पे नेट फोर्स 0 बनेगा। तो इतने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने कल के लेक्चर में डिराइव किए थे। ठीक है, क्या क्या है देखो कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस है, तो किसी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स √3 टाइम्स ऑफ यप। देन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस है एंड फोर्थ मास अगर मिड पॉइंट ऑफ एनी वन एज दिया है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स 4Gm अपॉन 3L²। अगर तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस है एंड अगर सेंटर पे अनदर मास प्लेस करेंगे स्मॉल m तो एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर तीनों मासेस प्लेस किए वर्टेक्स के ऊपर एंड बाय वर्च्यू ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वेलोसिटी विल बिकम √Gm अपॉन L। उसके बाद में 4 मासेस 4 वर्टेक्स के ऊपर है स्क्वायर के केस में तो नेट फोर्स कितना बनेगा, F इंटू ब्रैकेट ऑफ √2 + 1/2। F कितना होगा, Gm अपॉन L²। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द मास एट विच नेट फोर्स विल बिकम 0 कितना है, √M1 अपॉन √M1 + √M2 इंटू D। ये कहां से है, M1 से। अगर M2 से पूछेंगे तो x कैलकुलेट करके D - x करेंगे या फिर √M2 अपॉन √M1 + √M2 टाइम्स ऑफ D बनेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू continuous mass distribution, force due to continuous mass distribution। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या होता है कि अब तक जब हम मतलब डिस्कशन कर रहे थे वहां पे सारे पॉइंट मासेस थे, एक पॉइंट पे एक मास था, दूसरे पॉइंट पे दूसरा मास था। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी में मास का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर आपकी कंडीशन लेंगे तो आप डिफरेंट प्लेसेस पे मतलब डिफरेंट मासेस आपके पड़े हुए मतलब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप सब क्या है, पॉइंट मास है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे तो बॉडी में क्या है, सब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक बॉडी अगर है तो वो क्या बनेगी, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें बोला गया है कि सपोज रिंग की वजह से एक्ट होने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट करना है एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, force acting on a point mass, force acting on a point mass due to ring। रिंग कह देगा अक्षय, रिंग काय, रिंग म्हणजे काय, सर्कल काय, रिंग असतं, रिंग म्हणजे वायर असतो, कोणतं वायर, हे वायर म्हणजे रिंग आहे का, अरे रिंग अंगठी है ना, बैंगल कड़, ये सगळे काय रिंग असतात, बरोबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बोला है कि सपोज इस तरह से एक रिंग होगी, ये रिंग का सेंटर हो गया O, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एज ए रेडियस दैट इज R। और इसके सराउंडिंग में हमने अगर पॉइंट P के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट मास है स्मॉल m, इसको प्लेस किया है। तो अगर ये रिंग है तो रिंग के पास भी मास है, पॉइंट P के ऊपर भी हमने क्या किया है, पॉइंट मास प्लेस किया है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो अब तक मेथड स्टडी की थी वो अप्लाई नहीं होती है, तो हमें थोड़ा सा प्रोसीजर को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, अरे ना बड़ा प्रत्येकाला तेच म्हणू का यार। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर से लेके गिवन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अगर आपको बोला है की x आहे, असं काही झालं की तुम्ही आले मी क्लासमध्ये येऊन दिलं काढून दिलं म्हणून, है ना, ते प्रतीक वगैरे शेवटच्या 5 मिनिटात येतात, 10 मिनिटात येतात, आज लवकर आलाय, नंतर ती अनिरुद्ध जंजाळ ती गँग है की नाही, ते पण शेवटी 7:50 ला येतील।
कधी पण या, काही फरक पडत नाही, आले पाहिजे, फक्त 5 मिनिटासाठी होत नाही. ठीक है, तो सेंटर से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना दिया है, x दिया है, कळतं इथपर्यंत. अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है. लेकिन हम डायरेक्टली रिंग का पूरा मास नहीं ले सकते, क्योंकि मास जो है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड केस में इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं. एलिमेंट कळतं का, छोटा सा टुकड़ा, जिसकी लेंथ है सपोज dl. dl मतलब क्या बना, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग. और ये पॉइंट P जो है इस रिंग से सपोज सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r. और यहाँ पे जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की थी, ये एंगल बना रही है थीटा. डायग्राम व्यवस्थित बघा, पुढे हळूहळू थोडंसं मग डायग्राम कळणार नाही तुम्हाला. ठीक है, सबसे पहले हमने एक रिंग ड्रॉ की थी, उसके बाद में क्या किया, रिंग के सराउंडिंग में पॉइंट P जो एट ए डिस्टेंस x पे था, वहां पे स्मॉल m को प्लेस कर दिया. फिर रिंग के ऊपर हमने कैपिटल R रेडियस ले ली, O सेंटर बना, और रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl है. उसके बाद में ये एलिमेंट से पॉइंट P को कनेक्ट कर दिया, जिनका डिस्टेंस कितना है, R है, और इसने क्या किया था, एक्सिस के साथ थीटा इतना एंगल बनाया था. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि बेसिकली ये dl पे जो छोटा सा मास होगा, कितना होगा हमें मालूम नहीं है, हम उसको dm बोलते हैं. dm मतलब छोटा सा मास, किसका, छोटी सी लेंथ का. कौन सी लेंथ, dl का. तो यहां पे dl पे जो dm इतना मास था, वो इस m को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. अगर मास छोटा सा है तो फोर्स भी छोटा सा होगा. कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, df इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. क्लियर है. अब ये df की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब df की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, फॉर्मूला तो वही है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. तो g की जगह पे g आ गया, m1 मतलब छोटा सा मास है, स्मॉल m आ गया. लेकिन ये m2 जो है हमने उसको कितना कंसीडर किया है, dm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कितना होगा, r स्क्वायर. यहां तक क्लियर है सबको, हा तर आपलाच न्यूटनचाच लॉ आहे. ठीक आहे, df इक्वल्स टू gm इंटू dm अपॉन r स्क्वायर. डायग्राम आणि इक्वेशन बघून घ्या, इथपर्यंत काही कन्फ्युजन आहे का. परत एकदा क्या किया था हमने, बोर्डवर न बघता हे सगळं व्हिज्युअलाइज करायचा ट्राय करा, ब्रेन मध्ये स्टोर झाले. एक रिंग थी जिसका सेंटर था O, रेडियस थी, उसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट लिया dl, जिसका मास था dm. फिर वहां पे हमने सराउंडिंग में पॉइंट P के ऊपर एक छोटा मास प्लेस किया m, जिसका डिस्टेंस था. फिर हमने क्या किया, P को dl से कनेक्ट किया, उसका डिस्टेंस बना, डिस्टेंस बना r. फिर dl के ऊपर जो मास था वो था dm. फिर ये r ने एक्सिस के साथ एंगल बनाया था, कितना एंगल है, थीटा. उसके बाद में हमने देखा कि dl पे जो मास है dm, वो स्मॉल m को अट्रैक्ट कर रहा है विथ फोर्स df, विच इज गिवन बाय g स्मॉल m dm अपॉन r स्क्वायर. क्लियर है. अभी क्या होगा, हम एक छोटी सी कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस रिंग का टोटल मास अगर m है एंड रिंग की टोटल लेंथ अगर l है. ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, m को टोटल मास ऑफ रिंग अपॉन टोटल लेंथ ऑफ रिंग. लेकिन ये रिंग अगर सर्कुलर शेप में है तो हमें जो डेटा है वो लेंथ के फॉर्म में होता ही नहीं है, इसलिए हमें एल को रिप्लेस करना पड़ेगा. कितनी लेंथ है रिंग की टोटल, यार प्लस आर सरकमफरेंस. रिंग की टोटल लेंथ मतलब उसका सरकमफरेंस होगा ना, 2 पाई आर. तो यहां पे हमें एल को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, भगत, 2 पाई आर से. एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ. क्या बोला जाता है, मास पर यूनिट लेंथ. तो अगर हमें यहां से डीएम चाहिए तो डीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ को जितनी लेंथ का मास चाहिए उससे मल्टीप्लाय करना पड़ेगा. म्हणजे बघा, कंप्लीट रिंगचं जर मास मला पाहिजे असेल तर आपण काय करणार, इथं मास पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ. तो मास कितना मिलेगा, कैपिटल एम मिलेगा. अगर आधे रिंग का मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू आधे रिंग का मास, मतलब आधे रिंग की लेंथ लेनी पड़ेगी, कितनी होगी, पाई आर. तो यहाँ पे पायर कट होके कितना बनेगा, m/2. उसी तरह से dl इतने लेंथ का मास चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस मास पर यूनिट लेंथ को dl से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है, क्लियर. आगे, अब यहां पे जो फॉर्मूला था df का, क्या था, df इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m, इसमें कोई चेंज नहीं होगा.
बस इनटू जो डीएम था अब चेंज हो चुका है। क्या है डीएम का मतलब? कैपिटल यम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वेअर, असंच होतं ना, हे बघा जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, ये एज इट इज है, बस डीएम की जगह पे हमने क्या लिखा, एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। क्या होगा देखो, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर एज इट इज है, डीएम की जगह पे लिखा एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। क्लियर है? ये क्या मिला, छोटा सा फोर्स डीएफ एक्टिंग ऑन पॉइंट मास यम प्लेस्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, अगर यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि ये डीएफ जो एक्ट हो रहा है वो इंक्लाइन है, मतलब ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो अलोंग वर्टिकल है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स लेते हैं। वेरी गुड, तो हम एक कंपोनेंट लेंगे जो हॉरिजॉन्टल होगा। कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल? डी अप कॉस ऑफ थीटा। दूसरा कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, कौन होगा? डी अप साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा देखो, सेम डायग्राम को अगर हम यहाँ पे रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमने एक मास लिया था पॉइंट पी पे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है डी अप कॉस ऑफ थीटा। जब हमने पहला मास यहाँ पे लिया तो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है डी अप साइन ऑफ थीटा। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे एंड यहाँ पे दूसरा मास लेंगे तो इधर जो फोर्स आएगा उसके कंपोनेंट इस तरह से आएंगे, डी अप साइन थीटा डाउनवर्ड, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन होगा? डी अप कॉस ऑफ थीटा। यानी कि क्या होगा कि इस एक्सिस के ऊपर के जितने सारे मासेस लेंगे उनका वर्टिकल कंपोनेंट जो है डी अप साइन थीटा, वो सब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एंड नीचे के जो हाफ पोर्शन के मासेस लेंगे तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। मतलब यहाँ पे वर्टिकल एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन हर बार डी अप कॉस थीटा ऐड होता जाएगा। कटेगा। इसलिए जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे यफ, तो उस केस में हमें सारे डी अप कॉस थीटा को ऐड करना होगा, और एडिशन के लिए हम एक सिंपल प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एज ए इंटीग्रेशन। तो यफ इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी अप कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पे डी अप की वैल्यू कितनी है? कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू डीएल डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये डी थीटा नहीं लिया तो भी चलेगा, यहां पे पहले इसको सिंप्लीफाई करते। हमें डी एफ कॉस थीटा को क्या करना था? इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो यहां पे इस तरह की वैल्यू पुट कर दी हमने डी एफ की। क्लियर है यहां तक? बट फ्रॉम डायग्राम अगर देखेंगे तो कॉस ऑफ थीटा कितना है? इतने कळत इकडे बघा, थीटा कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कौन है? एक्स। हाइपोटेनियस कौन है? आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे बाय एक्स अपॉन आर से। फिर डी एफ क्या बनेगा? डी एफ मतलब डी एफ कॉस थीटा, ये डी एफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू डीएल डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू, अभी कॉस थीटा रिप्लेस हो रहा है बाय एक्स बाय आर से। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद? देखो डी एफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन ये स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू स्मॉल आर। वेरी गुड, तो ये क्या बनेगा? 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर का क्यूब इंटू क्या बनेगा? यहां पे एक्स है इंटू डीएल, ये डीएफ कॉस थीटा आ गया। काय लिहितं शंतनू? पहिले बघून घे ना, आता कळतंय का? तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमें इसको इंटीग्रेट करना था। यहाँ पे लिखा था एफ इक्वल्स टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस ऑफ थीटा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन में देखो कैपिटल जी कांस्टेंट है, स्मॉल एम कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर क्यूब, ये भी कांस्टेंट है। चेंज कौन होगा? सिर्फ डीएल,
क्योंकि छोटी लेंथ ली थी ना, तो सारी लेंथ को हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब डीएल वहां पे चेंज होने वाली है। अगर डीएल मतलब रिंग की छोटी सी लेंथ थी, तो रिंग की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। वेरी गुड, सरकमफरेंस होता है ना, इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे कि बट कोणाला सेमी सर्कल दिसलं? हे सेमी सर्कल आहे? कार्तिक गुड मॉर्निंग, असं कसं काय लागलं बेटा? तो बट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2 पाई कैपिटल आर, इसको पुट करेंगे तो नेट फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया? कैपिटल जी स्मॉल यम कैपिटल यम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कैंसल, तो एफ इक्वल्स टू क्या बनेगा? कैपिटल जी कैपिटल यम स्मॉल यम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। कळलं? हा तर तुला इकडे तिकडे बसवलं काय फरक पडणार आहे का? तुझे घरचे ओळखणार नाही तुला। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे और एक बस चेंज में पुट करूंगा कि आर को हम रिप्लेस करेंगे बाय एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर से। बरो वाटतं मला जरा, ठीक है? तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1/2। होगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिया है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी पावर 1/2 हो गई। अब दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो क्या होगा? आर का क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। कळतंय का? हे कसं आलं ते द्या सोडून, हे कळलं का? इथून पुढे 3 स्टेप। स्क्वायर था दोनों साइड में, रूट लिया मतलब यहाँ पे 1/2, क्यूब किया मतलब 3/2। अब ये आर क्यूब था, उसको मैं उस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा, तो फाइनली हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिलता है एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल यम स्मॉल यम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ये बनेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन ए गिवन पॉइंट मास। आता हे कुठून आलं होतं? यहां पे ये डिस्टेंस कौन है? स्मॉल आर। ये कौन है? एक्स। ये कौन है? कैपिटल आर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? म्हणजे आर स्क्वेअर इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर, वही पुट किया था। कळलं बेटा? गुड, ओके सर। बर, समजलं? एवढं लवकर नाही समजणार, दिवसभर परत आपल्याला 3-4 वेळा प्रॅक्टिस करावं लागेल, ठीक आहे? अँड फॉर्म्युला इंपॉर्टंट आहे, बाकी प्रोसेस अगर नाही समजायला लागली प्रथमेश रडायचं नाही बेटा, छोड़ून द्यायचं, फक्त फॉर्म्युला महत्वाचं आहे, कळालं ना? ये स्टैंडर्ड केस है, हमें ये आगे यूज करना है फॉर इंटेंसिटी ऑल्सो पोटेंशियल ऑल्सो, ठीक आहे? सकाळी सकाळी असे एक्सप्रेशन नको देऊ बेटा, माझ्या हातपाय करता, असं एकदम एनर्जेटिक खुश असलं पाहिजे। एखादा पॉईंट नाही कळाला आपण नंतर प्रॅक्टिस करून घेऊ, कळालं ना? चलो, हो गया क्लियर? तो कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे कळालं ना काय असतं? पॉइंट मास नसतो, रिंग असेल रॉड असेल, तो उस केस में हमने रिंग को देखा, रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करती है। परत बघायचं का? देखो फ्रॉम स्टार्ट क्या था? एक रिंग, रिंग के लिए सेंटर, रेडियस, टोटल मास कैपिटल एम। फिर हमने क्या किया? रिंग के बाजू में एक छोटा सा पॉइंट मास प्लेस किया, कौन सा? स्मॉल एम। कौन से पॉइंट पे? पी इस पॉइंट पे, ठीक है? उसका डिस्टेंस था एक्स। देन रिंग के ऊपर एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट लिया था डीएल, और डीएल का पॉइंट मास एम से डिस्टेंस कितना था? आर, और डीएल का मास कितना लिया था हमने? डीएम, और डीएम को हमने क्या बोला? मास अपॉन लेंथ इंटू गिवन लेंथ, मतलब एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। फिर वैल्यू पुट करके छोटा सा फोर्स मिला, डीएफ इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया था? फोर्स के कंपोनेंट लिए। क्यों लिए कंपोनेंट? क्योंकि फोर्स इंक्लाइन था, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया डीएफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए हम नेट फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सारे डीएफ कॉस थीटा को ऐड करेंगे। तो एडिशन के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, तो एफ इक्वल्स टू बना इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस ऑफ थीटा। फिर उसमें हमने कॉस थीटा को रिप्लेस किया बाय एक्स बाय आर, तो फॉर्मूला क्या हो गया? डीएफ इक्वल्स टू, बघा व्यवस्थित, डीएफ इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स इंटू डीएल
अपॉन आर का स्क्वेअर इंटू आर, कॉस थीटा को रिप्लेस किया ना एक्स बाय आर से, विसरले का? डीएफ इक्वल टू, परत एकदा काय होतं, डीएफ इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर, फिर उसको सिंप्लीफाई करके क्या बोला हमने, जी एम एम एक्स अपॉन 2 पाई आर इंटू आर क्यूब इंटू डीएल। फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद सारे कांस्टेंट बाहर आ गए और डीएल का इंटीग्रेशन बना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कट होके फाइनली फोर्स मिला जी एम एम एक्स अपॉन आर का क्यूब। फिर आर के क्यूब को हमने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लिहून झालंय ना? कुठे लिहिता का? नेक्स्ट, कळालं ना? आता न बघता लिहा. चल, लिहिलं का? बघून लिहिलं काय? श्रवण करा, सॉल्व करा, चला पटपट. नेक्स्ट सेकंड केस, बोर्ड पे ध्यान दो, हे पीडीएफ भेटणारच आहे नंतर, ठीक आहे. चलो, फोर्स exerted by rod on point mass. रॉड कळतो ना? रॉड म्हणजे काय? ये रॉड हो गया, ठीक है. रॉड के साइड में हम पॉइंट पी के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट मास प्लेस करेंगे, स्मॉल एम. कार्तिक करते का? तो यहां पे इस रॉड के एक एंड से पॉइंट मास का डिस्टेंस है सपोज r, और ये रॉड की जो लेंथ है वो है l, और हमें कैलकुलेट करना है कि ये रॉड इस मास के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा. लेकिन फिर से वही कंडिशन, अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया आहे, आपल्याला नाही माहित इथलं मास घ्यायचं, इथलं मास घ्यायचं, इथलं मास घ्यायचं, आणि सगळं मास घेतलं तर डिस्टन्स कोणतं घ्यायचं? सेंटर पॉइंट घेऊन चालेल का? नहीं चालणार, कारण इकडचं मास कमी डिस्टेंसवर है, इकडचं मास जास्त डिस्टेंसवर है. एफ जो है डिस्टेंस के साथ भी वैरी होता है, इसलिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट मास लेंगे जिसका मास होगा डीएम, कितने डिस्टेंस पे? एक्स इतने डिस्टेंस पे. कितने डिस्टेंस पे? एक्स इतने डिस्टेंस से. कहां से? पॉइंट मास से. फिर हमें दोनों के बिटवीन का फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स छोटा सा मिलेगा, क्यों? क्योंकि मास छोटा है. कितना बनेगा फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कैपिटल जी स्मॉल एम, भगत कैपिटल जी स्मॉल एम इनटू डीएम, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो गया. बट डीएम की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, परत पहिल्यासारखंच, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू इसकी लेंथ है dx, इसकी लेंथ कितनी है? dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? ये डीएम बनेगा. मागं पण तेच केलं होतं आपण, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ. क्या मिलता है फिर हमें? टोटल मास मिलता है, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये काहीतरी है ना, स्टाइलिश, ठीक है. तो इसका अगर टोटल मास आपको बोला है 10 ग्राम है, और इसकी लेंथ अगर बोली है 10 सेंटीमीटर है, और हमें कैलकुलेट करना है कि 2 सेंटीमीटर का मास कितना होगा. क्या करावं लागेल आपल्याला? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ कितना आ रहा है? 1. तो कितनी लेंथ दी थी? 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू 1 मतलब बनेगा 2 ग्राम. 5 सेंटीमीटर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू गिवन लेंथ, मतलब फिर से 1 इंटू 5 सेंटीमीटर. कळालं ना? तसंच है, ठीक है. तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू कितनी हो गई? m बाय एल इंटू डीएक्स हो गई. अब इसको पुट करेंगे ऊपर, क्या होगा फिर? डीएफ इक्वल्स टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू डीएम विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल इनटू डीएक्स. क्या हो गया? ये फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रॉड ऑन गिवन पॉइंट मास. अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? डीएफ इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम. भगत कळते काय केलं पण? तो हो म्हणतोय, काही कळत नाही तुला. इंटू डीएक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एल. कळलं? ठीक है. तो यहाँ पे छोटा सा फोर्स मिला है, इसके ऊपर से अगर हमें नेट टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है
तो ये f इक्वल्स टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन df का। बट इंटीग्रेशन कहां से शुरू होगा, r से, कहां पे खत्म होगा, हे मास इथून इथपर्यंत आहे ना, तो शुरू होगा r से, खत्म होगा, मग काय म्हणणार आपण ते एंड ऑफ रॉडला, अरे बाळांनो डिस्टन्स डिस्टन्स घेतोय ना आपण, शुरू होगा r इतने डिस्टेंस पे, r प्लस यल, ये यल है कि नहीं, r से लेके r प्लस यल, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी r से लेके r प्लस l, कळलं। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l, ये सारे कांस्टेंट हो गए, तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, कहां से, r से लेके r प्लस यल तक, बट dx अपॉन एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे, तो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस ऑफ 2 इंटू डी एक्स, कितना होगा, पावर में 1 ऐड करो, पावर से डिवाइड करो, -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1, मतलब कितना हो गया ये, -1/x, लिमिट क्या थी, r से लेके r प्लस यल, लिमिट कशी पुट करतो आपण, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या बनेगा ये, -1 अपॉन r प्लस l, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस यल, हे कळलं का, हे मैथमेटिक्स है सिंपल, इंटीग्रेट किया है, लिमिट्स पुट की है, फाइनली यहाँ पे पुट करेंगे तो नेट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स या फिर एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स कितना बनेगा, F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L इंटू ब्रैकेट ऑफ 1/r माइनस 1/r प्लस L। आपल्याला फक्त हा फॉर्म्युलाच रिक्वायर्ड होता, बाकी जी प्रोसेस आहे ती तुम्ही नाही लक्षात ठेवली तरी चालेल, कळालं ना, मतलब रिंग बोलेंगे तो G कैपिटल M स्मॉल m इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, रॉड बोलेंगे तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल L इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस यल, कळलं, बस हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे, ठीक आहे, बाकी जी प्रोसेस आहे कळाली, लक्षात ठेवायला तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला वेळ असेल तर ठेवा, करा प्रॅक्टिस, नाही तर सोडून द्या, चलो हो गया, नेक्स्ट, बंद कर बंद, अभी रॉड हो गया, रिंग हो गई, उसके बाद में कार्तिक म्हटला होता तसं सेमी सर्क्युलर रिंग, कार्तिक सेमी सर्क्युलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, अब क्या होगा देखो, यहां पे हम एक सेमी सर्कुलर रिंग लेंगे, क्या लेंगे, स्प्राइट लेंगे, सांगितलं तुम्हाला मी, नाही सांगतो नंतर, ठीक है, और रिंग के सेंटर में एक पॉइंट P है जहां पे हम स्मॉल m इतना मास प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये रिंग इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ये हमें कैलकुलेट करना, कळलं, तो इसके लिए फिर से वही कंडीशन है, मास इतलं घ्यायचं कुठलं घ्यायचं आपल्याला माहित नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक रैंडमली कोई भी इस सेमी सर्कुलर रिंग का छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है dl, ठीक है, एंड ये dl जो है इसके दोनों भी ऐसे एंड से सर्कल के सेंटर को कनेक्ट करेंगे, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये एंगल बनेगा d थीटा, कळतंय का, नक्की का होच, तो यहाँ पे ये dl का जो मास होगा वो कितना बनेगा dm, अब अगर यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे तो छोटा सा फोर्स df कितना मिलेगा, कैपिटल G स्मॉल m इंटू dm अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो रेडियस के सिमिलर ही रहेगा ना किसी भी पॉइंट पे, क्या हो गया, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, बट एज यूजुअल हर बार की तरह हमें dm को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना है हमें,
टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ। तो ये डी एफ कितना बनेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन यल इंटू आर स्क्वेअर इंटू डीएल। ते कळतंय का बघा? फक्त काय केलं आपण, जो डीएम था उसको रिप्लेस किया एम अपॉन एल इंटू डीएल से। ये क्या मिला हमें, छोटा सा फोर्स इन बिटवीन गिवन पॉइंट मास एंड छोटा सा एलिमेंट ऑफ द रिंग। क्लियर है यहां तक? अभी क्या होगा आगे कि यहां पे अगर एंगल डी थीटा है, ये डिस्टेंस अगर आर है, तो हम आगे जाके डीएल को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? असं असतं ना, थीटा एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सकाळी सकाळी काल तुमचंच लेक्चर झालं होतं ना सर? नाही, बरोबर जर सांगितलं बघ, मला वाटलं काय काहीतरी एलियन वगैरे अटॅक करायला लागले का? हो, पेजेस संपले बरोबर. नेमकं मला असं येणं समजते का काय नेमकं कळत नाही मला. म्हणजे मी तर चालू बंद करतो नव्हतं, झालं सर चालू. कळलं का काय लिहिले बोर्डवर? चलो, तो बेसिकली आज हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेटेड बेसिक एप्लीकेशंस का डिस्कशन शुरू किया था. बेसिक नहीं है, बहुत एडवांस एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हमने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बातें डिस्कस की थी. पहले लिया था हमने एग्जांपल के लिए रिंग, याद है सबको? तो रिंग का मास था कैपिटल एम, रिंग की लेंथ थी यल, जिसको हमने रिप्लेस किया था बाय 2 पाई आर. रिंग की रेडियस थी आर, सेंटर था ओ, उसके सराउंडिंग में पॉइंट पी लिया था, जहां पे हमने स्मॉल एम इतना मास प्लेस किया था एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स. फिर हमने क्या किया, रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ थी डीएल, जिसका मास था डीएम. फिर डीएम का पी से जो डिस्टेंस है उसको हमने आर बोला था. फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद हमें वहां पे क्या मिला था, एक्सप्रेशन जी स्मॉल एम डीएम अपॉन आर स्क्वेयर. फिर डीएम को रिप्लेस किया बाय कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल से. फिर यहाँ पे डीएफ की वैल्यू मिल गई. फिर हमने क्या किया, डीएफ को दो कंपोनेंट्स में सेपरेट किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट. लेकिन वहां पे सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए वहां पे बस हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा सब एक दूसरे में ऐड हो रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, एफ कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा किया. फिर वहां पे कॉस थीटा को हमने रिप्लेस किया था बाय एक्स बाय आर से. तो वहां पे एफ इक्वल्स टू मिला इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स अपॉन 2 पाई आर इंटू आर क्यूब इंटू डीएल. वहां पे डीएल छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट था बाहर लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बना 2 पाई आर. 2 पाई आर 2 पाई आर कट करके फाइनल एक्सप्रेशन क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. वेरी गुड. वही केस जब रॉड के लिए अप्लाई की, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया था हमने, रॉड का सेमी सर्कुलर रिंग. गेलं सगळं. सेमी सर्कुलर रिंग, और सेमी सर्कुलर रिंग में क्या था, फिर सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर में एक पॉइंट मास प्लेस किया था. एट पॉइंट सेंटर पे पी नहीं था, मास एम था स्मॉल एम. फिर रिंग का छोटा सा एलिमेंट लिया ऑफ लेंथ डीएल, जिसका मास था डीएम. तो वहां पे फिर दोनों को कनेक्ट करके रेडियस आर बनी, थीटा
एंगल डी थीटा था, ठीक है। और फिर फॉर्मूला मिला था डी एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल आर स्क्वायर इंटू डीएल। फिर डीएल को रिप्लेस किया था बाय, करना था लेकिन प्रॉब्लेम आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लेम आ गया, ठीक आहे। आता जे 2 क्वेश्चन आपण सोडवले ते तुम्हाला मॉड्यूल मधून बघून लिहायचे, कारण सेव्ह नाही होत आहे। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे थे रिंग का ना, सेमी सर्कुलर रिंग तीच, उसके सेंटर में पॉइंट मास था स्मॉल एम, और यहाँ पे इस एलिमेंट की लेंथ थी डीएम, सॉरी लेंथ थी डीएल, मास था डीएम, और इसको कनेक्ट करके यहाँ पे जो एंगल था कितना था डी थीटा। फिर यहां से छोटा सा फोर्स डीएफ कितना मिला था, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। और आगे जाके हमें डीएल को रिप्लेस करना था, इसलिए हमने थीटा का फॉर्मूला लिखा था, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डीएल इक्वल्स टू क्या बनेगा आर इंटू डी थीटा, कारण एंगल छोटा सा है ना डी थीटा। तो इसको अगर पुट करेंगे तो डी एफ इक्वल्स टू कितना मिलेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू डीएल रिप्लेस हो रहा है बाय आर इंटू डी थीटा से, डिवाइडेड बाय एल इंटू आर स्क्वायर, तो आर आर कैंसल बर, तो डी एफ इक्वल्स टू कितना हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू आर। ये क्या है, स्मॉल फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। अगर हमें पूरे रिंग का फोर्स चाहिए तो वहां पे कंडीशन क्या होगी, देखो कि यहाँ पे एम के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होने वाला है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लो या फिर इस डायरेक्शन में लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो वहां पे ये एंगल अगर थीटा है डी थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा थीटा बनेगा, यानी इसके भी हम क्या करेंगे दो कंपोनेंट लेंगे, इधर का कंपोनेंट होगा डी ऑफ कॉस थीटा एंड इधर का कंपोनेंट होगा डी ऑफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दो डायरेक्शन में फोर्सेस को लेना पड़ेगा। अगर पहले x मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ, कहाँ पे अलोंग x, तो x के अलोंग कंपोनेंट कौन है डी एफ कॉस थीटा, मतलब ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस ऑफ थीटा। अब डी एफ की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इंटू आर, हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत, तो इंटीग्रेशन में कौन बचेगा बस कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। कळलं। अब इसकी लिमिट्स पुट करनी है। रिंग शुरू कहां पे होती है यहां पे, मतलब ये एंगल बनेगा 0, हे कॉस थीटा है ना, मतलब आपल्याला लिमिट पण इन टर्म्स ऑफ थीटा घ्यावं लागेल, एंड यहाँ पे जाके एंड हो रही है तो यहाँ पे एंगल कितना है पाई मतलब 180, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट्स इंटीग्रेशन की 0 से लेके पाई। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन देवेश, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन थांबा देवेश सांगू, आणि कॉस थीटा का डेरिवेटिव घाबरू नको व्यवस्थित सांग, झाला की इंटिग्रेशन कोणाचं नाही आला हरी नाहीच इंटिग्रेशन तुम्हाला, बर यशवंत तुम्हाला पण नाही, अरे आहे ना बेटा इंटिग्रेशन झाला नाही, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा साइन थीटा और इसकी लिमिट से 0 से लेके पाई तक। अब अपर लिमिट पुट करेंगे मतलब आएगा साइन पाई, पाई मतलब 180, साइन 180 देवेश 0 माइनस साइन 0 0, तो एवरीथिंग विल बिकम
यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब सेम फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे कहां पे, कहां पे, अलोंग y। तो क्या बनेगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ अलोंग y, मतलब क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन ऑफ थीटा, मतलब बनेगा फिर से कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल आर इंटू इंटीग्रेशन किसका आएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 से लेके पाई। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अगर साइन थीटा था तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये आएगा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, लिमिट्स कितनी है 0 से लेके पाई तक। आता बघा माइनस ऑफ कॉस पाई -1, तो ये बनेगा माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 मतलब फाइनली हमें ये जो फोर्स था उसके लिए एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, फोर्स एक्टिंग अलोंग y विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एल आर इंटू 2, मतलब नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो बनेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एल आर, अपॉन एल आर इंटू 2। बट हम यल को रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्लीट सर्कुलर रिंग थी तो यल को हमने बोला 2 पायर, सेमी सर्कुलर है तो आवाज वाढला पायर, तो ये क्या बनेगा, नेट फोर्स 2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन पाई इंटू आर का, इस तरह से हम ये नेट फोर्स कॅल्क्युलेट कर सकतो। कळलं, आता हे लिहून घ्या। काय म्हटलं प्रथमेश, इकडे बघ ना, एक तास लावशाल तुम्ही लिहायला, नंतर लिहिता का, नाही आता आता सेव्ह होईल, आता काय अडचण नाही। पहिल्यांदा का त्याला झोपलूच झाली त्याची। ये इन टर्म्स ऑफ पाई के फॉर्म में, मतलब आर के फॉर्म में डेटा दिया तो, एंड यल के फॉर्म में दिया तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, इथं फक्त काय करायचं आपल्याला, आर ला रिप्लेस करायचं, कैसे रिप्लेस होगा, आर यल बाय पाई, तो क्या बनेगा फिर से 2 पाई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एल स्क्वेअर। म्हणजे क्वेश्चन मध्ये जर आपल्याला रेडियस दिली है हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर लेंथ ऑफ द रॉड दी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। बट इन जनरल लेंथ ऑफ द रॉड ही दिया जाता है जिसको सेमी सर्कल में बेंड किया ऐसे बोलते हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे। म्हणजे आता बघा डायरेक्ट बाकी प्रोसेस नहीं लक्षात राहिली तरी चालेल, सेमी सर्कुलर रिंग बोलेंगे और वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो कितना होगा फोर्स, 2 पाई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, 2 पाई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एल स्क्वेयर। अगर रॉड है तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 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 आर स्क्वेयर अपॉन यल इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस यल। अगर पूरी सर्कुलर रिंग बोलेंगे तो कैपिटल G कैपिटल M
स्मॉल m इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेज टू 3/. राहील लक्षामध्ये. हे तीनच इम्पॉर्टंट रिलेशन्स आहेत रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मध्ये या कन्सेप्ट ऍप्लिकेशनला सोडून कुठलेच व्हेरिएशन कसेच पॉसिबल नाही. हे रिझल्ट स्टँडर्ड जर तुमच्या लक्षात राहिले तर या रिलेटेड कुठलाही क्वेश्चन आला तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. काल वर्कशीट दिल्या होत्या 2 सोडवले सगळ्यांनी. झाले सॉल्व्ह सगळे क्वेश्चन्स. डाऊट्स येत आहेत काही? एकच डाऊट आहे. म्हणजे बघा मॅक्झिमम जर वर्क इथं क्लासमध्ये व्यवस्थित केलं तर रिमेनिंग क्वेश्चन्स मध्ये पण तुम्हाला प्रॉब्लेम नहीं येणार. ठीक है. उसके बाद में सॉल्व एग्जांपल बोले थे कहाँ तक 6 तक. नाउ ओपन करो मॉड्यूल को. सॉल्व एग्जांपल नंबर 7. क्या है 7 में? हाँ सॉलिड वो बाकी अभी बस 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 8. सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 बाकी. हाँ 8. तुमच्याकडे नाहीच आहे याच्यात नाही. 8 9 10 कळालं ना. आपण क्लासमध्ये घेतले का तेच एक्झाम्पल्स आहे. तुम्ही फक्त कॉपी करून घ्या बेटा. सॉल्व एग्जांपल 6 तक कल सॉल्व किए थे आपने, है ना. 7th बाकी है. उसके बाद में 8 हो गया अभी. क्लियर है. कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 भी बोला तो सॉल्व करने के लिए. हो गई सॉल्व? डाउट है उसमें कुछ? ग्राफचा तो पार्टच बाकी आपला डिस्कस करा. ठीक है. बाकी हो गए ग्राफ छोड़ के. क्लियर. काही केलंच नसेल त्यांचे तोंडच वाकडे होत आहे. कोणती कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन कधी करायची होती. ठीक आहे. जे नाही करणार त्यांचं काहीच नाही होणार बेटा. त्याला काही ऑप्शन नाही. ठीक आहे. चलो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. न्यूटन्स शेल थेरम. न्यूटन्स शेल थेरम. कार्तिक उद्या 10 मिनिट लेट आला तरी चालेल बेटा तू, पण व्यवस्थित झोप घेऊन ये. न्यूटन्स शेल थ्योरम यानी कि क्या? न्यूटन शेल थ्योरम मतलब न्यूटन का थ्योरम है जो शेल के लिए एप्लीकेबल है. शेल म्हणजे काय? सेल नहीं. शेल काय? हॉलोस्फीयर होता है. हॉलोस्फीयर उसको स्फेरिकल शेल भी बोला जाता है. ठीक है. सो राइट डाउन. काय 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 फोर्स फील्डला काय म्हणता? शेल म्हणता असेल भाऊ. कुठं बघितलं तू? वाचलं होतं का? असेल. बट यहाँ पे शेल की मीनिंग हॉलोस्फीयर. स्फेरिकल शेल नाही माहित तुम्हाला. व्हेरी गुड. ठीक आहे. स्फेरिकल शेल म्हणजे काय? हॉलोस्फीयर. राहील लक्षामध्ये. चलो राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स शेल थ्योरम, if a point mass is placed outside the spherical shell, outside the spherical shell, outside the spherical shell, then shell behaves like a point mass. Shell behaves like a point mass concentrated at its center. Concentrated at its center. Concentrated at its center and exerts force. Exerts force which is given by
ये बोर्ड पे डायग्राम है एंड फॉर्मूला देखो। फर्स्ट केस, अगर पॉइंट मास आउटसाइड है स्फेरिकल शेल के, तो ये क्या करता है, पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस तरह से बिहेव करता है एंड फोर्स इज गिवन बाय तो फॉर्मूला GMM अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ, ये डायग्राम ड्रॉ करूं, फॉर्मूला लिखा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ point mass is placed, if point mass is placed on the surface, point mass is placed on the surface of the sphere, on the surface of the sphere, then force exerted by spherical shell on the given mass कितना है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। force exerted by spherical shell on point mass on its surface, F equals to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। एंड थर्ड केस इसमें क्या होगी पॉसिबल, वेरी गुड, if point mass is situated at a point inside the spherical shell, then shell will exert no force on the given point mass, shell will exert no force on the given point mass. शेल म्हणजे हॉलो स्फीयर पाहिजे, हा, इनसाइड ए पॉइंट तो फोर्स 0, सरफेस के ऊपर है तो GMM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, आउटसाइड है तो GMM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका बिहेवियर अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखो, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब तक सरफेस नहीं आ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है R डैश इक्वल्स टू कैपिटल R, तब तक कोई फोर्स नहीं है। एंड फिर सरफेस के ऊपर फोर्स एकदम मैक्सिमम होता है, उसके बियॉन्ड ये क्या करता है, फिर से डिक्रीज होता है। जब तक बॉडी इसके अंदर है कोई फोर्स नहीं होगा, सरफेस के ऊपर बॉडी है तो फोर्स मैक्सिमम, बॉडी अगर आगे जाएगी तो अगेन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल है, अगर स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर है तो। अगर सेम केस में हॉलो स्फीयर को रिप्लेस करके सॉलिड स्फीयर दिया है, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, परत त्याच केस सॉलिड स्फीयर होगा। अब ये सॉलिड मतलब भरा हुआ है अंदर से, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में पॉइंट P पे एक मास प्लेस किया है जिसका डिस्टेंस कितना है, R है, तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा, पॉइंट कहाँ पे होगा, सरफेस पे, मतलब ये पॉइंट मास M सरफेस के ऊपर है, तो ये क्या करेगा फिर से कि पूरा मास इसका सेंटर पे इस तरह से बिहेव करेगा। डिस्टेंस अगर कैपिटल R है तो फोर्स बनेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। एंड थर्ड केस में क्या होगा, पॉइंट इनसाइड होगा, ठीक है। फिर से ये स्फीयर दिया है आपको, बस यहाँ पे जो पॉइंट मास प्लेस करेंगे वो कहाँ पे है, पॉइंट P पे, मतलब इनसाइड द स्फीयर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच बिटवीन डिस्टेंस अगर R डैश है तो ये बस केस आपको याद करनी है। यहाँ पे जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ये एज इट इज है, बस इसको R डैश बाय कैपिटल R से मल्टीप्लाई करना।
आर डैश बाय कैपिटल आर, वेयर आर डैश मतलब ये सेंटर से लेके पॉइंट मास का डिस्टेंस एंड कैपिटल आर का मतलब इसकी रेडियस है। तो होलो स्फीयर के इनसाइड फोर्स कितना था, 0। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड कितना है, GMM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर डैश अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अगेन इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, देखो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। तो जब बात सेंटर की चलेगी तो सेंटर पे आर डैश कितना होगा, 0 होगा, मतलब सेंटर पे फोर्स कितना है, 0 है। एंड जब तक सरफेस नहीं आता है तब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इस तरह से फोर्स बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कब तक, जब तक आर डैश इक्वल्स टू कैपिटल आर नहीं होता है तब तक, एंड उसके बियॉन्ड ही क्या होगा, डिक्रीज। यहां पे सेंटर पे आर डैश कितना होगा, 0, इसलिए ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। देन यप प्रोपोर्शनल टू आर डैश है, कब तक, जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन सरफेस के बाहर क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये पैराबोलिक। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड केस है कि जहाँ पे मास रिमूव किया जाता है। सेम कंसेप्ट हमें नेक्स्ट टॉपिक में सेंटर ऑफ मास में भी चाहिए और रोटेशनल मोशन में भी चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन बोली जाती है कि सपोज एक सॉलिड स्फीयर है, क्या एक सॉलिड स्फीयर है इस तरह से, जिसकी रेडियस आपको बोली है कैपिटल आर है एंड इसका मास कितना है, एम है। एंड इस सॉलिड स्फीयर में से यहां पे एक छोटा सा स्फीयर जिसकी रेडियस नहीं, जिसका डायमीटर आर है, उसको क्या किया है, रिमूव किया। ठीक है, जिसको रिमूव किया है उसका डायमीटर कितना है, आर है। जिसको रिमूव किया है उसका डायमीटर कितना है, आर है। करते का, तो उस केस में जो सराउंडिंग में एक पॉइंट था P, जहां पे एक मास है M, जो सेंटर से स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे था, फोर्स कितना एक्ट होगा। कळलं का क्वेश्चन मध्ये काय आहे, चल राइट डाउन। कळलंय का, फिक्स आन्सर आपलं नाही, राइट डाउन। इफ प्रथमेशची 2 दिवस झोप उडाली आता। इफ सोपा टॉपिक म्हटले काय केलं असं if from the sphere of mass m and radius r, if from the sphere of mass m and radius r, a small sphere of diameter r is removed, then what will be the force acting on point mass, then what will be the force acting on point mass placed at a distance r, placed at a distance r from the center of sphere.
बरं, जे स्टेटमेंट लिहिलं ते कळलं का ऍटलिस्ट? येस नो तन्विषा, कळलं? म्हणजे काय की जे लिहिलंय तुम्ही असं लिहिलंय बघा, की एक स्पीयर आहे. क्या है? एक स्पीयर. वेरी गुड. ऐसा एक स्पीयर है जो सॉलिड है, और उसमें से क्या किया है, दूसरा एक स्पीयर है, इसको रिमूव किया है. मतलब ये पोर्शन छोड़ के बाकी के पोर्शन में मास प्रेजेंट है. ठीक है, तो उस केस में इनके सराउंडिंग में अगर कोई भी एक पॉइंट मास होगा जो इसके सेंटर से आर इतने डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी पे, जिसका मास यम दिया है, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा. कर लगा? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट केस ऐसी ही देखो कि जब ये स्फीयर पूरा था तब ये पॉइंट पी पे जो मास है एम एट ए डिस्टेंस आर, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा था? F इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. उसके बाद में जो स्फीयर हमने यहां से निकाल लिया है, वो स्फीयर अगर इंडिपेंडेंटली कहीं स्पेस में प्लेस करते हम, तो वो गिवन मास जो पी के ऊपर हमने रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता? इसके लिए हमें पहले इसका मास मालूम नहीं है, इसके लिए एम डैश बोलते हैं, डिस्टेंस मालूम नहीं उसको आर डैश बोलते हैं. तो कितना फोर्स एक्सर्ट करता ये? एफ डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी यम डैश इंटू स्मॉल यम अपॉन आर डैश का स्क्वायर. करते हैं का? लेकिन अगर वो स्पीयर इसमें से निकल रहा है, इसका मतलब यहां पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों फोर्सेस की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. एकदम सिंपल लॉजिक है, हे कळालं पाहिजे. बाकी क्वेश्चन सॉल्व करणं सोपं है. पहले पूरा स्पीयर था, उसमें से ये छोटा स्पीयर हमने निकाल लिया, इसका मतलब फोर्स कितना कम होगा? जितना फोर्स ये छोटा स्पीयर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एक्सर्ट कर सकता था. इसलिए हम पहले ओरिजिनल फोर्स में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें आंसर मिलेगा. ठीक है, अब बस अननोन क्या है? इसका मास एंड ये डिस्टेंस. अब ये मास एंड डिस्टेंस फाइंड करने की प्रोसेस एकदम इंपॉर्टेंट है, इकडे लक्ष द्या. सबसे पहले जो लार्ज स्पीयर था उसका मास हमें कितना दिया है? कैपिटल यम. तो हम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते, तो मास इक्वल्स टू क्या बनेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बनेगा. स्पीयर है मतलब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को हम कैपिटल एम बोलेंगे. अभी जो छोटा स्पीयर है उसके साथ क्या हो रहा है? बस इसकी जो रेडियस है वो r/2 बन रही है. डायमीटर r थी ना, तो रेडियस कितनी हो रही है? खुशी गुड मॉर्निंग. रेडियस कितनी हो रही है? r/2 हो रही है. तो इसका मास कितना बनेगा? यम डैश इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो इंटू 4/3 पाई. आर का क्यूब करना है, उसकी जगह पे क्या होगा? r/2 का क्यूब होगा, तो ये क्या बनेगा? r क्यूब इंटू 1/8, कारण 2 चा क्यूब 8 असतो. बट ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को हमने कैपिटल एम बोला है, तो इसका मतलब एम डैश कितना बनेगा? m/8. वेरी गुड. तो एम डैश मिल गया. अभी हमें आर डैश चाहिए, तो आर डैश के लिए कंडीशन क्या होगी? देखो, ये पहले स्पीयर का सेंटर है एंड अभी ये दूसरे स्पीयर का सेंटर है, तो इनमें डिफरेंस कितना है? r/2 का. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस कितना था? उसमें से r/2 क्या होगा? सब्सट्रैक्ट. करते का? हो गया फिर. तो यहाँ पे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा. बस यहाँ पे क्या होगा? ये m डैश जो है ये रिप्लेस होगा, तो ये बनेगा कैपिटल जी एम अपॉन 8 इंटू स्मॉल एम अपॉन आर डैश क्या होगा? r माइनस r/2 का स्क्वायर. बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो कॉमन हो गया. अब ब्रैकेट में देखो, यहां पे क्या बचेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस यहां पे कौन है? एक तो 1/8 है, मतलब ये 1 अपॉन 8 इंटू आर माइनस r/2 का स्क्वायर. हो गया फोर्स. अगर ऐसे मास रिमूव करेंगे तो हमें ये प्रोसेस यहां पे फॉलो करना.
कळलं सगळं, बट आता टेन्शन यायला लागले, बरोबर आहे. मग आजचे जे क्वेश्चन्स होते त्याची खूप जास्त प्रॅक्टिस करायची. चला घ्या लिहून. का लिहून झालं? प्रथमेश लिहून घे बेटा. प्रणिता ती कर्टन लावून घेतो ना. नाही नाही, बंद करून. कंप्लीट बंद आहे. हे एवढं कुठं उघड आहे मग? चलो फिनिश्ड. झालं का? येस नो? काय? बर. फक्त ते 2 क्वेश्चन आहे ना मॉड्यूल मध्ये आहे, मॉड्यूल मधून बघून लिहा. हो गया ये भी. चलो तो स्टार्ट में हमने टॉपिक शुरू किया था. कौन सा टॉपिक था? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? जिसमें बॉडीज इंटरेक्ट करती है ड्यू टू मास. मास मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट. ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है? उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, जहां पे G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर. उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, पहले फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या था? फर्स्ट केस, अगर आपको बोला जाता है कि तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस प्लेस किए, तो एनी मास के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होता है? √3 टाइम्स ऑफ एफ. अगर सेकंड केस में बोला जाता है कि तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस है और उसके बाद में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट के ऊपर स्मॉल एम इतना मास प्लेस किया है, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 4GMM अपॉन 3 इंटू आर स्क्वेयर या फिर एल स्क्वेयर, जो दिया है वो. ठीक है, उसके बाद में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 इक्वल मासेस प्लेस किए हैं, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, एंड उसके सेंटर पे अगर छोटा सा मास प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स विल बिकम 0. ठीक है, देन अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के 3 मासेस है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उस केस में नेट फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स असतो का? V असते. किती असते? V √GM अपॉन L. ठीक है, तो ये हो गई सारी इक्विलैटरल ट्रायंगल की केसेस. उसके बाद में क्या देखा था? स्क्वायर. तो स्क्वायर के लिए अगर चारों वर्टेक्स के ऊपर 4 मासेस है, चारों सेम है या फिर एक डिफरेंट है, सेम ही कंडीशन आती है. ठीक है, तो नेट फोर्स कितना बनेगा? F इंटू √2 प्लस 1/2, वेर F का मतलब क्या होगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एल स्क्वायर. ठीक है, और उसके बाद में दो मासेस दिए आपको, M1 एंड दूसरा M2, प्लेस्ड एट ए सेपरेशन D
तो उसके इन बिटवीन स्मॉल m किसी भी डिस्टेंस पे अगर प्लेस करना है सो दैट नेट फोर्स 0 बनेगा, वो डिस्टेंस होता है रूट ऑफ m1 अपॉन रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 इंटू डी। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। आज सेम कंसेप्ट को हमने आगे डिस्कस किया। उसमें पहला पॉइंट था फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें पहले हमने कंसेप्ट देखी थी फॉर रिंग। तो रिंग के लिए कंडीशन क्या थी कि सपोज एक रिंग है और उसके एक्सिस के ऊपर एक मास हमने प्लेस किया है, मास का डिस्टेंस है x, रिंग की रेडियस है r, तो गिवन पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, ये होता है फोर्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन और एक याद करो कि सपोज आपको बोला है कि फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू प्लस माइनस r बाय रूट 2 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस r बाय रूट 2 होगी, एंड ये फोर्स मैक्सिमम जो है वो रहेगा 3√3 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये हो गया रिंग के लिए। रिंग के बाद में हमने नेक्स्ट केस देखी थी फॉर रॉड। तो रॉड के लिए क्या था? सपोज कोई भी एक रॉड है और उसके सराउंडिंग में एक मास हमने प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस r, रॉड की लेंथ है l। तो उस केस में फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द गिवन पॉइंट मास कितना था? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 बाय r माइनस 1 अपॉन r प्लस l। एंड रॉड के बाद में नेक्स्ट केस देखी थी फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग की केस में अगर सेंटर पे कोई मास हमने प्लेस किया, इसकी रेडियस सपोज r है, तो एक्ट होने वाला फोर्स कितना होता है? F इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L इंटू आर का L स्क्वायर, क्योंकि LR में R को रिप्लेस किया था बाय L बाय पाई, तो ऊपर जाके पाई मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये किसकी केस है? सेमी सर्कुलर रिंग की। उसके बाद में अगर आपको बोला जाएगा सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में फर्स्ट केस पॉइंट मास अगर आउटसाइड है, सेकंड केस सरफेस पे, थर्ड केस इनसाइड है, तो क्या होगा? ए के लिए फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, देन बी के लिए फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड सी के लिए कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करना है? बस वेरी गुड, r डैश अपॉन r, तो ये बनेगा r डैश अपॉन r। ये किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए। फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले स्ट्रेट लाइन टिल सरफेस, एंड उसके बाद में पैराबोलिक पाथ, एंड उसके बाद में होलोस्फीयर। क्या होता है होलोस्फीयर के लिए? एंड होलोस्फीयर को भी हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सेम केस, अगर पॉइंट आउटसाइड है ए, तो ए के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो। उसके बाद अगर पॉइंट बी बोलेंगे सरफेस के ऊपर है, तो कितना बनेगा? F कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, एंड पॉइंट सी अगर इनसाइड है तो कितना बनेगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, असं काहीच नाही, डायरेक्ट कितना? 0। मतलब जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक कोई फोर्स नहीं होगा, जैसे सरफेस आ गया उसके बियॉन्ड ये फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी अलोंग पैराबोलिक पाथ। फक्त एवढं डिस्कस केलं आपण रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इतना पार्ट आज अच्छे से प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना है, हो जाएगा। और उसके बाद में कंसिडर एप्लीकेशन 1 एंड उससे पहले के सॉल्व एग्जांपल 8 ना,
8 सॉल्ड एग्जाम्पल, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के 6, एंड उसके बाद में कल 2 वर्कशीट दी थी, मग आई थिंक दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन होंगे. ते न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचे 50 क्वेश्चन, याची 3 to 4 टाइम्स प्रॅक्टिस करा. याच्यानंतर परत या कॉन्सेप्टवर या पॉइंटवर डाउटच नको तुम्हाला, कळाल ना. तो कल के लेक्चर में हम शुरू करेंगे डिस्कशन अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड मंडे की जो टेस्ट है दैट विल बी बेस्ड ऑन कोलिजन प्लस ग्रेविटेशन. ठीक आहे, चल. सो ज्यांच्या नोट्स पेंडिंग असतील स्कॅन करून घ्या.